नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस क्लास में हम रीट मेंस में जो कंप्यूटर का पार्ट आने वाला है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर हम आज क्लास 9th की सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा बुक के बारे में जानेंगे कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर आएंगे या मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम कक्षा 9th की इस जो सिलेबस है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हम सबसे पहले कक्षा 9th के कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर पहली जो यूनिट है वो आपकी है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो रीट मेंस के अंदर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बिल्कुल वहां पर दिया हुआ है। इसका मतलब ये पहली यूनिट दोनों पार्ट कंप्यूटर का परिचय और इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ये पूरा का पूरा पार्ट आपके रीट के सिलेबस में आता है। दूसरा यहां पर बात करें कि यूनिट 3 की बात करें, प्रोसेसिंग टूल्स। तो प्रोसेसिंग टूल्स भी आपके सिलेबस में है, जिसमें पार्ट संख्या 6 और पार्ट संख्या 5 आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद में यूनिट 4 की बात करें, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं उसके सामाजिक प्रभाव। तो यहां पर यूनिट 4 है वो कंप्लीट आपके सिलेबस में है। इसका मतलब कक्षा 9th की जो आईपी की बुक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो इस बुक के बारे में हम बात करेंगे। इसके बुक के जो आपके सिलेबस में जो पार्ट है उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरी, मैंने यहाँ पर वन लाइनर के रूप में हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं, जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मेन पॉइंट्स है वो क्या क्या है इन पार्टों के। तो सबसे पहले आज हम करेंगे कक्षा 9th का पार्ट संख्या 1, जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो याद करने वाला है कि कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसका मतलब यह हुआ, कंप्यूट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कैलकुलेट करना, गिनती करना। तो कंप्यूटर का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर का मूल उद्देश्य क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर का मूल उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर को बनाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या रहा। तो कंप्यूटर को बनाने के पीछे जो मूल उद्देश्य रहा, तेज गति से गणना करना, तेज गति से कैलकुलेशन करना ही कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य रहा था। परंतु वर्तमान समय में कंप्यूटर के उद्देश्य चेंज हो गए हैं। यानी आज हम कंप्यूटर से केवल गणना ही नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे तार्किक शक्तियां, मेमोरी स्टोरेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम कंप्यूटर से किए जा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो वहां उसका सही उत्तर होगा तेज गति से गणना करना। अब कंप्यूटर गणना करता कैसे है? कंप्यूटर गणना करने के लिए इनपुट लेता है। क्या लेता है? इनपुट। और जो संख्याएं इनपुट के रूप में लेता है उन्हें बोलते हैं डेटा। क्या कहते हैं? डेटा। तो कंप्यूटर क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डेटा लेता है और उसके बाद में प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में हमें इंफॉर्मेशंस के रूप में, आउटपुट के रूप में हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशंस देता है। इसका मतलब कंप्यूटर वो डिवाइस है जो कि डेटा के रूप में इनपुट के रूप में डेटा लेता है, फिर उसका प्रोसेस करता है और उसके बाद में आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशंस देता है। क्लियर है? ये हुई आपकी डेफिनेशन। अब यहां हम बात करें कि डेटा है वो कितने टाइप का होता है, यानी कितने टाइप का डेटा इनपुट के रूप में कंप्यूटर लेता है। तो हम यहां पर बात कर सकते हैं कि कंप्यूटर 2 प्रकार के डेटा पर काम करता है। यहां पर कंप्यूटर होगा वो 2 प्रकार के डेटा पर काम करेगा। एक होगा बाइनरी डेटा और दूसरा होगा भौतिकी घटनाएं। भौतिकी घटनाएं का मतलब हुआ कि भौतिकी राशियां, जैसे कि ताप है, दाब है, तापमान है और कोई द्रव्य पदार्थ है, इन सब को ये सब भी इनपुट के रूप में लेता है। अब आप कहोगे ऐसे तो कोई कंप्यूटर हमने देखा ही नहीं जो इस प्रकार की चीज़ें भी इनपुट के रूप में लेता है। तो यहाँ हम बात करेंगे जैसे कि थर्मामीटर की बात करें, या हम बात करें स्पीडोमीटर की बात करें, तो ये भी क्या है आपके, जैसे कि बिजली का मीटर है, ये भी क्या आपका एक प्रकार के कंप्यूटर ही होते हैं। और इनकी चर्चा करेंगे हम जब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तब।
तो सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद में अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर है वो क्लासिफाइड किए हैं किसके आधार पर, एक तो अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के आधार पर, उसके आकार के आधार पर और उसके उद्देश्य के आधार पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, आकार के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन से हैं, और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं और कितने भागों में इनको बांटा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में डिवाइड किया है। तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटरों को 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर 2 प्रकार के डेटा पर काम करता है। पहला डेटा होगा आपका बाइनरी और दूसरा होगा आपकी भौतिकी घटनाएं, जिन्हें हम भौतिकी राशियां भी कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि डेटा ताप, दाब, लंबाई, विद्युत, ठीक है, द्रवों का प्रवाह, ये सब भौतिकी राशियां होती है जो लगातार चलती है। जो क्या होती है? लगातार चलती है। जैसे कि ताप है वो कभी रुक नहीं सकता, दाब कभी रुक नहीं सकता, विद्युत है वो रुक नहीं सकती, द्रवों का प्रवाह है वो रुक नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप पेट्रोल पंप से किसी बाइक के अंदर अगर आप तेल डलवा रहे हैं तो वहां पर जो तेल डाल रहा है वहां पर भी एक कंप्यूटर है, वहां पर भी एक कंप्यूटर है जो क्या करता है, एक निश्चित जो आपने जितना पैसा दिया है उतनी ही राशि का वो क्या करेगा, आपको कैलकुलेट करके उतना ही पेट्रोल आपकी गाड़ी में इनपुट करेगा। ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर बात करें कि मान लो आपका बिजली का मीटर है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक है। ये आपका थर्मामीटर है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। दाब नापने के लिए जो बैरोमीटर होता है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर, इन कंप्यूटरों को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं। एनालॉग का मतलब कॉन्टिन्यूस। देखिए यहां पर एक जो लाइन है वो आपकी कॉन्टिन्यूस चल रही है, ये लाइन आपकी कॉन्टिन्यूस चल रही है, इसे हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्पीडोमीटर, घड़ियां, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्पीडोमीटर एक कंप्यूटर है। जी बिल्कुल एक कंप्यूटर है, लेकिन कौन सी कैटेगरी का है? एनालॉग कंप्यूटर है। ये घड़ियां हैं जो लगातार चलती रहती है, वो भी एक कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। विद्युत मीटर है वो भी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। थर्मामीटर है वो भी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, लेकिन कौन सा कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर। अब दूसरी बात करें यहां पर डिजिटल कंप्यूटर की, तो वो कंप्यूटर जो कि अंकों पर 0 और 1 पर काम करते हैं उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट बात करें यहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नलों के गुण समावेश होते हैं। मतलब ऐसे कंप्यूटर जो कि एनालॉग सिग्नल पर भी काम कर सकते हैं और ऐसे कंप्यूटर जो कि आपके डिजिटल कंप्यूटर पर भी काम कर सकते हैं, वो होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। और इनका यूज है ज़्यादा हम करते हैं कहाँ पर? चिकित्सा के क्षेत्र में। जैसे कि तापमान, धड़कन नापना, बीपी नापना, ये सब के सब कंप्यूटर कौन से होते हैं? आपके एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटरों की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि साइज के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो साइज के आधार पर सबसे पहला कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर, और दूसरा हमारा है मिनी कंप्यूटर। दूसरा कौन सा है? ये रहा आपका मिनी कंप्यूटर। तीसरा है हमारा यहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो साइज के आधार पर कंप्यूटरों को 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट है माइक्रो, सेकंड है मिनी, थर्ड है मेन फ्रेम और चौथा है सुपर कंप्यूटर। अब हम यहां पर बात करेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केवल उन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे, पूरा पार्ट नहीं पढ़ेंगे हम। तो माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो आप देखते हैं जनरली कहां पर? घरों में, ऑफिसेज के अंदर, स्कूल्स में जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो सारे के सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। छोटे होते हैं, कम कीमत के होते हैं, इसीलिए
कम कीमत के होने के कारण सबसे ज़्यादा बिकते हैं और सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। दूसरी बात है कि इन कंप्यूटरों में एक ही सीपीयू होता है और एक ही व्यक्ति इन कंप्यूटरों पर एक समय में काम कर सकता है, इसीलिए इनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि पर्सनल कंप्यूटर कौन सा होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, इसका मतलब इन कंप्यूटरों में एक व्यक्ति एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर पाता है, इसीलिए इनको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अब पर्सनल कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर होता है आपका डेस्कटॉप, आप देख पा रहे हैं जहां पर सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सब डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। फिर लैपटॉप भी आपका माइक्रो कंप्यूटर आता है, पाम टॉप भी आपका माइक्रो कंप्यूटर है, नोटबुक भी आपका माइक्रो कंप्यूटर है, टैबलेट भी आपका माइक्रो कंप्यूटर है। तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर पहला आपका है डेस्कटॉप, दूसरा आपका लैपटॉप, तीसरा पाम टॉप और चौथा कौन सा है नोटबुक और पांचवा कौन सा आपका टैबलेट है। नेक्स्ट बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखने वाली यह है कि मिनी होगा, अब नाम से पता लग रहा है कि मिनी, मिनी का मतलब छोटा, लेकिन ये माइक्रो से बड़ा है, माइक्रो से बड़ा है, माइक्रो से तेज है, पावरफुल है और अधिक महंगा है। किससे? माइक्रो से। दूसरी बात याद रखने वाली है कि इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं, इसलिए इसमें इन कंप्यूटरों में एक से अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। यानी मिनी कंप्यूटर में याद रखने वाली बात है कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़े होते हैं, माइक्रो से महंगे होते हैं, माइक्रो से पावरफुल होते हैं और एक से अधिक सीपीयू होते हैं, इसीलिए इन पर एक से अधिक लोग एक साथ काम कर सकते हैं। कहां पर होता है इनका यूज? बैंक में, कार्यालयों में, ऑफिस के अंदर या बैंक्स में इनका यूज किया जाता है। बस इतनी ही आपको बात याद रखनी है मिनी कंप्यूटर के अंदर। मिनी से महंगे हैं और मिनी से आकार में बड़े हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर है? मेन फ्रेम। मेन फ्रेम होते हैं वो मिनी से काफ़ी तेज होते हैं और इन कंप्यूटरों में भी एक से अधिक सीपीयू होते हैं, इसीलिए एक से अधिक लोग इन कंप्यूटरों में भी क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। इनका यूज कहाँ होता है? रेलवे रिजर्वेशन में, बीमा कंपनियों में, अनुसंधान संस्थानों में इनका यूज किया जाता है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की, तो आपसे कोई पूछे कि सबसे महंगे, सबसे तेज स्पीड वाले कंप्यूटर कौन से हैं, तो वो होगा आपका सुपर कंप्यूटर होगा। दूसरी बात, इनका यूज कहां करते हैं? इनका यूज वैज्ञानिक अनुसंधानों में, मौसम की भविष्यवाणियों में, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं में, रक्षा संगठनों में, नाभिकीय संयंत्रों में, यानी यहां पर इन कंप्यूटरों का यूज किया जाता है। और कितने रुपए के होते हैं? अरबों रुपए के होते हैं, यानी इनकी जो कीमत है वो अरबों रुपए की होती है। ये पॉइंट आपको याद करना है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसको कि सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया। पुणे की सीडेक कंपनी के द्वारा परम 8000 को बनाया गया। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। क्लियर है? ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है परम है, ये पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, परम 8000, जिसको कि सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कंप्यूटर की जनरेशंस। कंप्यूटर की जनरेशंस का मतलब होगा कि वर्तमान समय में, और जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में आया 1942 में, 1942 से लेकर के अब तक का जो समय है, उस समय में कंप्यूटरों में बहुत विकास हुआ है, बहुत अधिक डेवलपमेंट हुआ है। तो उस समय को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। यानी 1942 से लेकर के 2023 तक के समय को हमने डिवाइड कर दिया और उस डिवाइड को हमने बोला कि ये पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, ये तीसरी पीढ़ी है, और प्रत्येक पीढ़ी के में कंप्यूटरों में कोई ना कोई डेवलपमेंट हुआ है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ियों की, कंप्यूटर की जनरेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली पीढ़ी की अगर हम बात करें तो पहली पीढ़ी है जो स्टार्ट हुई थी 1942 से लेकर के 1955 तक की। अब यहां आपको याद करने वाली जो बात है वो केवल इतनी है कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब लगी थी। क्या लगी थी? वैक्यूम ट्यूब। यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था।
ये देखिए कांच की नलियां जो आपको दिखाई दे रही है, इन्हें बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। ये है आपकी वैक्यूम ट्यूब। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कैलकुलेशन का काम यहां पर वैक्यूम ट्यूब करती थी। अब चूंकि ये कांच की नलियां थी, आकार में बड़ी थी, और इसी वजह से कंप्यूटरों का आकार था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो आकार था काफी बड़ा था, और इनकी गति भी क्या थी, काफी धीमी थी। यानी कमरे के आकार के कंप्यूटर थे। तो सबसे बड़ी साइज के कंप्यूटर थे वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, स्पीड में काफी धीमी थे। और एक बात जो आपको याद करने वाली वो है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था, और लैंग्वेज काम में ली जाती थी कौन सी, मशीनी और असेंबली भाषा। तो 3 पॉइंट आपको यहां याद करने। पहला पॉइंट आपको याद करना है पहली पीढ़ी के अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब, आकार बहुत बड़ा, स्पीड काफी धीमी, इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड। और कौन कौन से कंप्यूटर यहां पर काम में लिए गए, तो पहला कंप्यूटर इनिएक, और यहां पर दूसरा ईडीवेक। और भी बहुत सारे थे, ईडीसेक कंप्यूटर भी था, लेकिन मुख्यतः यहां पर हम बात करेंगे इनिएक, ईडीवेक, ईडीसेक, ये कंप्यूटर थे जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। फिर क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी आई, यानी इतना जो समय था 42 से 55 का, उसको हमने पहली पीढ़ी माना। फिर हमने 1955 से लेकर के 1964 का जो समय था वो हमने द्वितीय पीढ़ी माना। तो द्वितीय पीढ़ी में क्या किया कि जो पहली पीढ़ी में जो ये वैक्यूम ट्यूब काम में ली गई थी उसको हटा दिया, और उसके स्थान पर लगा दिया ट्रांजिस्टर। क्या लगाया, ट्रांजिस्टर। इसका मतलब दूसरी पीढ़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में क्या था, ट्रांजिस्टर को यूज किया गया। अब देखो ट्रांजिस्टर होते हैं वो क्या काम करता है, वही काम जो प्रथम पीढ़ी में कौन कर रहा था, वैक्यूम ट्यूब कर रहा था। लेकिन ट्रांजिस्टर क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही विश्वसनीय होता है। इस वजह से ये बिजली कम खा रहा है, और दूसरा तेज गति से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये आपको यहां पर याद करना है। दूसरी बात यहां पर याद करने वाली कि ट्रांजिस्टर का आकार छोटा होता है, और छोटा होने के कारण कंप्यूटरों की साइज भी क्या होगी, आपकी छोटी होगी। तो ये थी हमारी द्वितीय पीढ़ी। उसके बाद में आपको तीसरी पीढ़ी की बात करें, तृतीय पीढ़ी की बात करें, तो तीसरी पीढ़ी के अंदर आपके ट्रांजिस्टर को भी रिमूव कर दिया, और ट्रांजिस्टर के स्थान पर लगा दी, क्या बताओ, आईसी लगा दी। क्या लगा दी, आईसी लगा दी। आईसी क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी सिलिकॉन धातु का एक टुकड़ा, एक चपटा आयताकार टुकड़ा, जिस पर हजारों ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों को लगा देंगे तो बनेगी आईसी। तो आईसी क्या होती है, आईसी बनती है आपकी किससे, आईसी बनती है कि बहुत सारा एक सिलिकॉन धातु का टुकड़ा है, उस सिलिकॉन धातु के टुकड़े पर अगर हजारों ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों को पेस्ट कर देंगे तो जो टुकड़ा बनेगा, जो चिप बनेगी, उस चिप को बोलेंगे हम क्या, आईसी कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरी पीढ़ी के अंदर जैसी आईसी आई, कंप्यूटरों का आकार बहुत ज्यादा छोटा हो गया। कंप्यूटरों का आकार काफी छोटा हुआ, स्पीड तेज हो गई, मेमोरी की स्पीड बढ़ गई, लागत में कमी आई, और कंप्यूटर काफी सस्ते हो गए। तो ये थी हमारे पास में तीसरी पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी आ चुकी है। आईसी क्या होती है, सिलिकॉन धातु का एक टुकड़ा होता है जिस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स आदि निहित होते हैं, आदि पेस्ट होते हैं। उस टुकड़े को बोला जाता है आईसी। चौथी पीढ़ी के अंदर क्या हुआ, चौथी पीढ़ी के अंदर यहां पर एक और सर्किट बनाया जिसका नाम रखा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब चौथी पीढ़ी के अंदर था तो आईसी ही, लेकिन यहां पर क्या कर दिया, इस आईसी पर लाखों ट्रांजिस्टर्स और बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को लगा दिया गया। तो यहां बन गई, इस चिप को बोला गया माइक्रोचिप, यानी आईसी को हम चिप कहते हैं, लेकिन यह और छोटी चिप हो गई जिसको बोला गया माइक्रोचिप बोला गया, और इसे हम कहते हैं माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर। इसका मतलब यह हुआ, अब आपसे कोई पूछे कि माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो जो प्रोसेसर है वो कौन सी पीढ़ी में बनाए गए या कौन सी पीढ़ी में इनका आविष्कार हुआ, तो माइक्रो प्रोसेसर का चौथी पीढ़ी के अंदर आविष्कार हुआ। और पहला माइक्रो प्रोसेसर था आपका इंटेल 4004।
इंटेल 4004 है, वो आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो कि इंटेल कंपनी के द्वारा ही बनाया गया। और वो कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, उन्हीं कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इसका मतलब आपका जो डेस्कटॉप है, आपके जो लैपटॉप है, अभी हमने पढ़ा था, ये सब के सब कौन सी पीढ़ी में आए बताइए? ये आपकी चौथी पीढ़ी के अंदर आए हैं। क्लियर है? उसके बाद में हम बात करें पांचवी पीढ़ी की। पांचवी पीढ़ी अभी जो वर्तमान में चल रही है, इस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और यहाँ पर रोबोटिक्स, इन सब चीज़ों पर चर्चाएं चल रही है, इन सब चीज़ों पर काम चल रहा है। 1989 से वर्तमान तक की जो पीढ़ियां हैं, सोचने को, समझने की, निर्णय लेने की, ये सब क्षमताएं अभी जिन कंप्यूटरों में प्रोसेस की जा रही है, वो सारी की सारी कौन सी पीढ़ी है? तो पांचवी पीढ़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितने भागों में बांटी गई। समय के अनुसार कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? पहली पीढ़ी जो वैक्यूम ट्यूब पर थी। दूसरी कौन सी है? ट्रांजिस्टर। तीसरी कौन सी है? आईसी, जिसे चिप कहते हैं। और चौथी पीढ़ी कौन सी है आपकी? चौथी पीढ़ी आपकी है जिसमें माइक्रोचिप लग गई। और पांचवी पीढ़ी के अंदर भी यूएलएसआई आ गई है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ चुका है, जिससे कंप्यूटरों की स्पीड और छोटी हो गई है। धीरे धीरे कंप्यूटर के आकार है वो छोटे होते गए और स्पीड भी बढ़ती गई है और सस्ते भी होते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करें कि एक और छोटा सा कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, तो यहां पर हम बात करेंगे। ये आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें देखिए, ये इनपुट इकाई है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट इकाई। बीच में आता है यहां पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सीपीयू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर इनपुट डिवाइस है, इधर आउटपुट यूनिट है, और इन दोनों के बीच में यहां पर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी मैंने आपको जब कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने कहा, यदि आप लिखते हैं 5+3, तो ये सब क्या होता है? डेटा होता है। सब क्या होता है भाई? डेटा होता है। तो ये डेटा क्या होगा? इनपुट डिवाइस की मदद से कहां जाएगा? यहां पर जाएगा, यहां पर स्टोर होगा। ये क्लियर है? तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट होता है और उसके बाद में कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है। तो इसीलिए इस यूनिट को बोला जाता है प्रोसेसिंग यूनिट। चूंकि ये सेंट्रल में है, इसीलिए बीच में है, इसीलिए इसको केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि जैसे ही आपने 5+3 किया, इनपुट डिवाइस से ये चला गया आपकी मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी के अंदर चला गया। अब यहां से क्या होगा? ये 5 और 3 यहां पर आ चुका है। अब यहां पर क्या होगा? ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगी? ये देखेगी कि इन 5 और 3 का करना क्या है। तो यहां पर जैसे प्लस है तो क्या इनको जोड़ना है, या इन पर कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना है, या क्या काम करना है? तो जो भी काम करना है, सीयू क्या करेगी? इस मेमोरी से इस डेटा को उठाएगी और कहां भेज देगी? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को पास कर देगी। अब जैसे ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को पास करेगी, यहां से कैलकुलेशन होगी, और कैलकुलेशन होने के बाद में एएलयू क्या करेगी? रिजल्ट को वापस किसको भेजेगी? कंट्रोल यूनिट को पास करेगी। अब यहां पर यह डिसाइड किया जाएगा यूजर के द्वारा कि इस आउटपुट को अगर मुझे आउटपुट डिवाइस पर देखना है तब तो भेज देगा कहां पर? वो आउटपुट यूनिट पर। और इसको परमानेंट स्टोर करना है तो कहां पास कर देंगे? सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के अंदर पास कर देंगे। तो कंप्यूटर काम कैसे करता है, मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर में आपने लिखा 5+3, कंप्यूटर इसको डेटा मानता है। सबसे पहले ये मुख्य मेमोरी में स्टोर होता है। मुख्य मेमोरी से कंट्रोल यूनिट क्या करती है? उसको उठाती है और देखती है कि क्या करना है इनका। जो करना है, जो भी अगर कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो एएलयू को पास करेगी, एएलयू उस पर कैलकुलेशन करेगा, रिजल्ट वापस कंट्रोल यूनिट को देगा। उसके बाद में यूजर क्या चाहता है? अगर वो चाहता है कि इसका आउटपुट आए तो वो आउटपुट डिवाइस पर, अगर वो चाहता है कि परमानेंट स्टोर करें तो कहां पर? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर पास कर देता है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हैंड रिटन बनाए हैं उनके बारे में जानते हैं और उनके बारे में हम देखते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये मैंने हैंड रिटन कुछ नोट्स बनाए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो बहुत तेज गति से डेटा को गणना करता है। और प्राथमिक उद्देश्य क्या है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य तेज गति से गणना करना, जो डेटा को किस में बदलता है? सूचना में बदलता है। उसके बाद में मुख्य पॉइंट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? तो कंप्यूटर आपके एप्लीकेशन के आधार पर 3 टाइप के, एनालॉग है, डिजिटल है और कौन सा है? हाइब्रिड है। उसके बारे में बात करेंगे। आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो आकार के आधार पर आपके कंप्यूटर है, पहला माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, पाम टॉप होता है, नोटबुक होता है और कौन होता है?
टैबलेट होता है। माइक्रो कंप्यूटर होंगे वो आपके आकार में छोटे हैं, कम कीमत के हैं, एक ही सीपीयू है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। उसके बाद में दूसरी बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर में क्या होते हैं, एक से अधिक सीपीयू होते हैं। सीपीयू क्या होते हैं, एक से अधिक सीपीयू होने के कारण एक से अधिक व्यक्ति एक साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कहाँ पर यूज होते हैं, बैंक में, बड़े कार्यालयों के अंदर। अधिक पावरफुल होते हैं, किससे, माइक्रो से। फिर बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, ये आकार में माइक्रो से, मिनी से भी बड़े होते हैं, महंगे होते हैं, सीपीयू एक से अधिक होता है। यूज कहाँ होता है, रेलवे रिजर्वेशन में, बीमा कंपनियों में यहाँ पर यूज किया जाता है। फिर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर होंगे वो क्या है, आकार में सबसे बड़े हैं, सबसे ज़्यादा महंगे, वैज्ञानिक अनुसंधानों में, मौसम की भविष्यवाणियों में इनमें यूज किया जाता है। परम 8000 है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। फिर कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करें, टाइमिंग क्या है, 1942 से 1955। यूज क्या किया जाता, वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में। आकार बड़े कमरे के आकार का था, बहुत ही धीमी गति के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स आ गए, आकार छोटा हो गया, प्राइमरी मेमोरी आ गई, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में चुंबकीय टेप आ चुकी है। तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी आ चुकी है, चिप होती है जिस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, आकार और छोटा हो गया। फिर चौथी पीढ़ी के अंदर वीएलएसआई आ गई जिसे हम माइक्रो चिप कहते हैं, यानी इसमें लाखों ट्रांजिस्टर और रजिस्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो ऐड होते हैं। और इसी पीढ़ी के अंदर माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप आए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट इसी पीढ़ी के अंदर किया गया। पंचम पीढ़ी में यूएलएसआई टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो एआई रोबोटिक्स पर काम करती है। ब्लॉक डायग्राम की बात करें, ये इनपुट डिवाइस है, ये आपका सीपीयू है, जैसे आपने 5+2 किया, ये मेमोरी के अंदर गया, सीयू पिन यहाँ से डेटा को उठा करके एलयू को भेजती है, एलयू कैलकुलेशन करता है, वापस सीयू को भेजता है। अब क्या करना है, इसका आउटपुट देखना है तो आउटपुट यूनिट पर, और अगर इसको परमानेंट से स्टोर करना है तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पास कर देता है। तो ये था हमारे पास में आज की क्लास में हमने पढ़ा कंप्यूटर क्या होता है, और कंप्यूटर कितने प्रकारों का होता है, और कंप्यूटर कैसे काम करता है। धन्यवाद।